उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां कौन लाया, तो वो इतिहास आज हम बात करेंगे जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश नहीं जानता है। हम उस तथ्य को लेकर के आते हैं जो आपसे छुपाया गया है, चाहे वो अम्बेडकरवादी समाज ही क्यों ना हो, बहुजन की सरकारें ही क्यों ना हो, जिन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। और हम जानेंगे वो इतिहास जो आपसे छुपाया गया। इसके निवेदन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ आगमन हुआ। हम ये भी जानेंगे कि किस उद्देश्य के साथ में बाबा साहब की अस्थियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई, और हम ये भी जानेंगे कि बाबा साहब की पावन पवित्र अस्थियां किस स्थान पर स्थापित की गईं। जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों का वो राज, लखनऊ का वो इतिहास जो उत्तर प्रदेश के लोगों से छुपाया गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस बहुजन इतिहास की जिसे बहुजन अम्बेडकरी समाज से छुपाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पावन अस्थि कलश को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगातार एक माहौल सा जो बना हुआ है, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों का वो राज जो उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज से, अम्बेडकरवादी समाज से छुपाया गया। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां कौन लाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उत्तर प्रदेश में पूर्व में 2 बार सबसे पहले किसके निवेदन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ आगमन हुआ। हम ये भी जानेंगे कि किस उद्देश्य के साथ में बाबा साहब की अस्थियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई, और हम ये भी जानेंगे कि बाबा साहब की पावन पवित्र अस्थियां किस स्थान पर स्थापित की गईं। ये समाज के उन बुद्धिजीवियों और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को, मार्गों को लगातार पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे लोगों का बड़ा सवाल था। देश के बहुजन समाज का सवाल था, और बहुजन समाज ही नहीं, पूरे भारतीय समाज का ये सवाल था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो अस्थियां हैं वो दादर मुंबई से आखिरकार लखनऊ में उनकी स्थापना करने के पीछे का जो इतिहास है वो राज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां सिर्फ एक दिखावा है। तो हम इसके पीछे की भी सच्चाई जानेंगे कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थियां हैं उनका लखनऊ में स्थापित विधानसभा के सामने अम्बेडकर महासभा में जो बाबा साहब की अस्थियां स्थापित हैं उसके पीछे का क्या इतिहास है। तो बिना किसी देरी के आज के इस विशेष प्रोग्राम में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ में इस वक्त जो शख्सियत हैं, पूरा कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की महान प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिशन को पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर जी के परम साथी रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के कहे निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 1947 में दलित सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने वाले, जिसमें लाखों लोग जेल गए। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब का जो मिशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा व रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ही तीव्र गति के साथ में अम्बेडकर मूवमेंट को पूरे प्रदेश में फैलाने वाले, घर घर पहुंचाने वाले डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी के सुपुत्र, उनके वंश हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, एडवोकेट विजय सेन जी। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे। आपके दर्शकों को भी और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिना किसी देरी के हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और हम जानेंगे सबसे पहले आज वो इतिहास जो आपसे छुपाया गया। जी हाँ, हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम महारथी, तमाम साहित्यकार और तमाम लेखक पैदा हुए,
जिन्होंने अलग अलग नाना प्रकार का इतिहास हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में दिखाया और बताया। लेकिन क्या वो इतिहास सही है? क्या वही इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो इतिहास सही है? ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं वो इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं वो एक गलत फहमी पैदा कर रहा है? तो वो इतिहास आज हम बात करेंगे जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश नहीं जानता है। हम उस तथ्य को लेकर के आते हैं जो आपसे छुपाया गया है। जी हाँ, चाहे वो अम्बेडकरवादी समाज ही क्यों ना हो या फिर बहुजन में स्थापित बहुजन की सरकारें ही क्यों ना हो, जिन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी का जो संबंध था वो कैसा था, सवाल जिसका उत्तर डॉक्टर प्रशांत जी के सुपुत्र विजय सेन जी इसका उत्तर देंगे। सबसे पहले सर इसका उत्तर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो भारत का सच्चा इतिहास है, सामने देखिए, डॉक्टर प्रशांत साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बहुत ही परम हितैषी एवं उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। डॉक्टर प्रशांत साहब का जो इतिहास है बाबा साहब से मिलने का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर प्रशांत साहब ने जब सर्वप्रथम इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त कर उसको उत्तीर्ण किया तो उन्होंने सर्वप्रथम लखनऊ के रेलवे विभाग में जो वैकेंसी निकली उसमें आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात इन्हें इंटरव्यू में बुलाया गया। वहाँ पर इंटरव्यू करने वाले लोगों में से एक सज्जन ने डॉक्टर प्रशांत साहब से ये प्रश्न किया कि हु इज़ योर लीडर, गांधी और अंबेडकर? उस समय डॉक्टर प्रशांत साहब बाबा साहब के विषय में नहीं जानते थे। ये प्रश्न उनके दिमाग में बहुत दिनों तक गूंजता रहा। एक दिन डॉक्टर प्रशांत साहब इस असलियत को जानने के लिए कि वाकई बाबा साहब अछूतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं या गांधी जी, क्योंकि उस समय ये प्रचलित था कि अछूत समाज के नेता गांधी जी हैं। डॉक्टर प्रशांत साहब लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं और रामलीला मैदान में, जहाँ पर गांधी जी वहीं पर स्थित बिरला मंदिर में रोज सभाएं करते थे, डॉक्टर प्रशांत साहब लगातार 21 दिनों तक गांधी जी के संपर्क में रहे और प्रत्येक दिन उनसे प्रश्न करते रहे। लेकिन डॉक्टर प्रशांत साहब गांधी जी के प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुए। उसी के बाद डॉक्टर प्रशांत साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के
दर्शन करने के लिए निकल पड़े। शॉर्ट में बताइए। लगातार 4 दिनों के बाद बाबा साहब से मिलने के लिए वहाँ इंतज़ार कर ही रहे थे। चौथे दिन डॉक्टर प्रशांत साहब स्वयं बेधड़क रूप से अंदर चले गए और बाबा साहब के पास जा पहुँचे। वहाँ पर मौजूद सविता अम्बेडकर जी ने मना किया कि बाबा साहब अभी संविधान तैयार कर रहे हैं, अभी उनके पास समय नहीं है। अच्छा। लेकिन वहीं पर मौजूद माननीय करण सिंह केन बाबा साहब के साथ मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर प्रशांत साहब को देख लिया और बाबा साहब से परिचय कराते हुए कहा कि ये लड़का बहुत ही तेज है, इसने बचपन में बहुत ही आंदोलन किए हैं, क्रांतिकारी है और समाज के हित में बहुत से कार्य किए हुए हैं। जिससे बाबा साहब माननीय करण सिंह केन की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बाबा साहब ने डॉक्टर प्रशांत साहब से ये प्रश्न किया कि आप हमारे पास क्यों मिलने आए हैं। तो डॉक्टर प्रशांत साहब ने उत्तर दिया कि लखनऊ की जनता आपके दर्शन करना चाहती है, आप अपना बहुमूल्य समय हमें दे दीजिए जिससे कि वहाँ पर हम तैयारी कर सकें। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर प्रशांत साहब लखनऊ आते हैं और उस समय मौजूद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तिलक चंद कुरेल साहब से अवगत कराते हैं और कई अन्य लोगों से भी इस विषय में बताते हैं। आपको बता दें ये वही मुलाकात थी 25 अप्रैल 1948 की वो पहला आगमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का उत्तर प्रदेश की पावन धरती लखनऊ में हुआ था। स्थान कंपनी बाग पार्क चौक, जहां पर यह कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ था और ये वही क्षण था जब डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी के पहले ही निवेदन पर बाबा साहब ने कैसे डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी को समय दिया और समय दिया ही नहीं, उस समय पर बाबा साहब अम्बेडकर 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ के कंपनी बाग चौक स्थल पर वो पहुँचे और सभा को संबोधित भी किया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरा जो आगमन था बाबा साहब अम्बेडकर जी का, ये तो पहला आगमन हो गया। दूसरा आगमन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रचलित है कि बाबा साहब अम्बेडकर वो 2 बार लखनऊ में आए, ये दूसरा आगमन का क्या इतिहास है, कब आए, किस डेट में आए और कौन लेकर के आया? डॉक्टर प्रशांत साहब के ही निवेदन पर दूसरी बार सन 1952 में बाबा साहब लखनऊ की धरती पर पधारे। डॉक्टर प्रशांत साहब ने बाबा साहब के ठहरने की व्यवस्था लखनऊ के रॉयल होटल में की थी, जिस बिल्डिंग को तोड़ करके अब बापू भवन बना दिया गया है। उस समय की मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबा साहब के आने जाने के लिए जिस वाहन की व्यवस्था की थी, बाबा साहब वाहन की व्यवस्था किसने की था? उस वाहन में बाबा साहब न बैठ करके डॉक्टर प्रशांत साहब ने जो वाहन उनके आवागमन के लिए तय किया था, बाबा साहब
उसी वाहन में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। डॉक्टर प्रशांत साहब ने सदैव ये मांग की राज्य सरकार से कि बाबा साहब जिस होटल जिसका नाम रॉयल था उसको संरक्षित कर बाबा साहब के नाम से स्मारक घोषित किया जाए और उस बिल्डिंग का नाम बाबा साहब के नाम से रखा जाए। लेकिन उस समय की मौजूद सरकार और जिस समय तक डॉक्टर प्रशांत साहब थे, जिसमें सपा की भी सरकार बनी, बसपा की सरकार भी बनी, उन्होंने डॉक्टर प्रशांत साहब के नहीं 1952 में सपा की सरकार कैसे? 1952 की नहीं मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर प्रशांत साहब का जो निर्माण हुआ 1998 में हुआ। 1952 के बाद से लगातार डॉक्टर प्रशांत साहब ने मांग की, जितने भी राजनीतिक दल थे, जिन दलों की जो सत्ता उत्तर प्रदेश में आई, और 1991 में और उसके बाद जो सपा बसपा का भी गठबंधन बना, बसपा का भी गठबंधन बना भाजपा के साथ, उस समय तक भी जो है डॉक्टर प्रशांत साहब ने मांग की कि इस जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को संरक्षित कर उसका नाम बाबा साहब के नाम से जो है रखा जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ी मांग थी डॉक्टर गया प्रसाद जी की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस स्थल पर, जिस रॉयल होटल में ठहरे थे, उस होटल को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से संरक्षित कर उसको स्मारक बनाया जाए। लेकिन कथाकथित तौर पर वो सरकारें प्रसाद जी की इस मांग को नहीं स्वीकार की और उसको तोड़ करके बापू भवन, जैसा आप देख सकते हैं कि वर्तमान में मौजूद है। आइए चलते हैं आगे, हम बढ़ेंगे तीसरे अपने सवाल पर और जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर तीसरी बार जो उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में जो आगमन होना था, उसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या राज है? क्योंकि हमें इतिहास जो दिखाया जाता है वो इतिहास सही नहीं कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। तो इस तीसरा जो आगमन होना था बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जो 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि के समारोह के बाद में होना था, उसके पीछे का क्या इतिहास है? बाबा साहब अम्बेडकर जी आना चाहते थे, क्या वो आए थे या फिर नहीं आए थे? इसका क्या इतिहास है? इसकी सच्चाई के विषय में जब हम जाएंगे तो 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब के आह्वान पर नागपुर में जो बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, उसमें लखनऊ की धरती से, विशालदार पार्क लखनऊ से भंते प्रज्ञानंद जी और डॉक्टर प्रशांत साहब नागपुर पहुँचे। बाबा साहब के और डॉक्टर प्रशांत साहब के इतने निकट संबंध थे कि नागपुर के जिस श्याम होटल में बाबा साहब ठहरे हुए थे, उसी होटल में डॉक्टर प्रशांत साहब, बाबा साहब जिस कमरे में थे उन्हीं के साथ ठहरे। डॉक्टर प्रशांत साहब और बाबा साहब की जो आपस में वार्ता हुई, उसमें बाबा साहब ने ये कहा कि जैसे कि नागपुर की धरती पर ये बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है, वैसे ही भारतवर्ष के कोने कोने में इस प्रकार के बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह होने चाहिए, आयोजित होने चाहिए। बाबा साहब के इस आग्रह पर डॉक्टर प्रशांत साहब ने बाबा साहब से कहा कि इस प्रकार का बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह मैं लखनऊ की धरती पर भी आयोजित करना चाह रहा हूँ। मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन
स्वीकार कर लीजिए, जिस पर बाबा साहब ने अपनी सहमति दे दी थी। नागपुर के बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित होने के बाद 16 अक्टूबर 1956 को दूसरा बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आयोजित हुआ। जो 16 अक्टूबर 1956 को संपन्न हुआ चंद्रपुर के कार्यक्रम में। जी, दिसंबर 1956 को, जिसकी डेट 14 और 15 रखी गई, तीसरा बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित करने के विषय में बाबा साहब से समय मांगा, जिसे बाबा साहब ने सहस्र स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़े खेद की बात है कि 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब का निर्वाण हो गया, जिसके कारण तीसरा बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह जो दिसंबर 14-15 को आयोजित होना था, उसे स्थगित कर दिया गया। इसी के एक साल बाद बाबा साहब से जो डॉक्टर प्रशांत साहब ने वादा किया था कि तीसरा बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह लखनऊ की धरती पर आयोजित करेंगे, उसी के लिए आगे हम यहाँ पर बात बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को हो गया और अगला जो कार्यक्रम बाबा साहब ने लखनऊ की धरती पर यानी तीसरा बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का जो आवाहन किया था, वो 14-15 दिसंबर को होना था लखनऊ की पावन धरती पर। लेकिन उससे पहले ये महादुखद महापरिनिर्वाण बाबा साहब का होने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा उत्तर प्रदेश के लोगों को। और आगे की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये पूरा इतिहास अब मुख्य कड़ी से जुड़ता है, जिसकी बात हो रही है वर्तमान समय में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को लेकर के, जो इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को लेकर के मौजूदा सरकार अपना जो है उस पर स्मारक को बनाने का काम कर रही है। उधर दूसरी ओर बहुजन अम्बेडकरी समाज जो है अम्बेडकर स्मारक को सुरक्षित करने के लिए, अम्बेडकर महासभा को सुरक्षित करने के लिए, वहाँ से ना हटाए जाने के लिए आंदोलनरत है। तो आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानेंगे डॉक्टर प्रशांत जी के वंशज से। जी सर, हमें ये बताइए कि जो है जो 14-15 जो दिसंबर जो था वो कार्यक्रम स्थगित होने के बाद में आगे का पूरा कार्यक्रम कैसा रहा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर तो नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद में आगे क्या हुआ? डॉक्टर प्रशांत साहब ने बाबा साहब के जीवन काल में तीसरा जो बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित करने का वचन दिया था, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर प्रशांत साहब ने और अन्य व्यक्तियों को बुलाकर ये तय किया कि बाबा साहब की परम पावन अस्थि कलश को लखनऊ की धरती में रखकर बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत साहब ने इस धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए बाबा साहब के सुपुत्र भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर साहब से निवेदन किया कि लखनऊ की धरती पर बाबा साहब के परम पावन। एक सेकंड, भैया साहब यशवंत अंबेडकर जी से निवेदन कैसे किया? क्या टेलीफोन से किया कि वो स्वयं बॉम्बे चल करके उनके पास गए? और गए तो क्या वो अकेले गए थे या अन्य भी कोई लोग साथ में थे? डॉक्टर प्रशांत साहब ने यहाँ जिन लोगों को
समारोह में आयोजित करना था, जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी, उन लोगों ने तय किया कि डॉक्टर प्रशांत साहब, आप बाबा साहब के सुपुत्र भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर जी से मिल करके निवेदन करिए कि वो बाबा साहब का परम पावन अस्थि कलश लखनऊ की धरती पर लाएं। जिस बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर प्रशांत साहब स्वयं अकेले जाकर बाबा साहब के सुपुत्र यशवंतराव अंबेडकर साहब से मिले और उन्होंने जो लखनऊ की धरती पर बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित होना था, उसके कार्यक्रम के विषय में बताया, अवगत कराया और निवेदन भी किया कि लखनऊ की धरती पर आप बाबा साहब के परम पावन अस्थि कलश को लाइए, हम सदैव के लिए उसको सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर प्रशांत साहब के ही निवेदन पर 14 दिसंबर 1957 को 14-15 भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर साहब बाबा साहब के परम पावन अस्थि कलश को ट्रेन द्वारा चारबाग स्टेशन पर लाए। भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उस समय मौजूद बाबा साहब के अनुयायी, अन्य उपासकगण, बौद्ध लोग चारबाग स्टेशन पर भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर साहब को लेने गए और उनका स्वागत किया। चारबाग के पास ही स्थित रिसालदार पार्क बुद्ध विहार की लखनऊ की धरती पर बाबा साहब का परम पावन अस्थि कलश लाया गया और वहाँ पर मौजूद भंते प्रज्ञानंद जी के सुपुर्द किया गया कि ये अस्थि कलश आज आपके समक्ष सुपुर्द किया जाता है, इसको संरक्षित करने का अधिकार आपको है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। 15 दिसंबर 1957 को लखनऊ के दया निधान पार्क में बाबा साहब के परम पावन अस्थि कलश को रखकर तीसरा बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहब के समय में मौजूद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एन शिवराज, महामंत्री बैरिस्टर खोबरागड़े साहब और 1957 में जीते हुए भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के सांसद बाबा साहब के धर्मगुरु भंते चंद्रमणि, भंते धर्मरक्षित, भदंत आनंद कौशल्यान, महापंडित राहुल संस्थान और बाबा साहब के भतीजे मुकुंदराव एवं उस समय के मौजूद हजारों की संख्या में बाबा साहब के अस्थि कलश को दर्शन करने के लिए और बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए मौजूद लोग बाबा साहब के अस्थि कलश को फूल अर्पित करते हुए दर्शन किए और डॉक्टर प्रशांत साहब ने वहाँ पर मौजूद हजारों की संख्या में जो भाषण दिया, वह भाषण बाबा साहब ने जो नागपुर में बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह में आयोजित करने में दिया था, उसी भाषण को पढ़कर सुनाया। ये महान कार्य और जो बाबा साहब का परम पावन अस्थि कलश है, इस इतिहास को
तथाकथित अम्बेडकरवादियों ने, राजनीतिक लोभियों ने छुपाया, जिससे कि डॉक्टर प्रशांत साहब का और बाबा साहब का असली इतिहास जनता के सामने ना आने पाए। इसकी यही सच्चाई है। अंबेडकर महासभा में आगे हम बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो वर्षों से हमें जो इतिहास बताया गया, जो पढ़ाया गया अपने ही बहुजन साहित्यकारों के माध्यम से, अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे साहित्यकारों ने इस बड़ी ऐतिहासिक घटना को बहुजन समाज के बीच में क्यों नहीं लाए? क्या उन्हें नहीं पता था या छुपाया गया? अगर छुपाया गया, क्यों छुपाया गया? और नहीं पता था, क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के सुपुत्र भैया साहब यशवंत अम्बेडकर, बाबा साहब के भतीजे मुकुंद राव अम्बेडकर, बाबा साहब के गुरु भदंत चंद्रमणि महाथेरो जी और लखनऊ के बौद्ध भिक्षु भदंत बोधानंद जी के शिष्य भंते प्रज्ञानंद जी, ये वो महान शख्सियत हैं। और भी जो बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष थे एन शिवराज जी, और बाबा साहब के राइट हैंड कहे जाने वाले दादा साहब गायकवाड़ जी, और तमाम देश के चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, थाईलैंड, इन देशों के बौद्ध भिक्षु भी इस ऐतिहासिक कड़ी में लखनऊ आए हुए थे। सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां 14-15 दिसंबर 1957 को लखनऊ में आईं और बाबा साहब के पावन पवित्र अस्थि कलश की स्थापना हुई और एक बड़ा विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह हुआ? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस ऐतिहासिक घटना को छुपाने का रीज़न क्या रहा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस इतिहास के साथ में कहीं कोई बड़ा खिलवाड़ तो नहीं किया गया? अब द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ऐसे तथ्यों से भरी जानकारी को आपके बीच में इसलिए लेकर के आया क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा गर्म है, बाबा साहब अम्बेडकर महासभा को लेकर के, और महासभा में बाबा साहब की जो अस्थियां स्थापित हैं, तो हमने ये विचार किया कि यह मुद्दा इस वक्त लाना बहुत ही अहम है। उत्तर प्रदेश की जनता हकीकत में जान सके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थियां हैं वो वाकई में कब आई और किस तारीख में आई और किस दिन आई और कौन कौन लेकर के आया। सारे एविडेंस और सारे तथ्य के साथ में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस रिपोर्ट के साथ में चर्चा कर रहा है और सारे तथ्य आपको इस पूरे कार्यक्रम में आपको मिल जाएंगे। समय समय पर जिस कड़ी में ये बात आई है वो सारे तथ्य आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की अस्थियां तो 1957 में आईं, अंबेडकर महासभा का क्या मसला है और इसको लेकर के ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ये इतना गर्म क्यों है और अंबेडकर वादियों में इतना आक्रोश क्यों है? क्या अंबेडकर महासभा का जो सपना है, ये स्मारक जो डॉक्टर प्रशांत जी का जो सपना था, इसको लेकर के क्या आपका क्या मत है? देखिए, मेरा मत ये है कि अंबेडकर महासभा जो मुख्य रूप से विधान भवन के पास में स्थित है, उसमें परम पावन बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है, जो कि समस्त बाबा साहब के अनुयायियों, बौद्ध अनुयायियों के लिए एक आदर्श है, एक आस्था है। जब कोई स्मारक किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है तो फिर दोबारा उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी धर्म का या समाज का कोई स्थल हो तो क्या उसे उस स्थान से हटाया जा सकता है और उस स्थान पर क्या दूसरा स्थल बनाया जा सकता है। मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हो गए
जिसके कारण से बाबा साहब के अस्थि कलश को उस स्थान से हटाया जा रहा है। क्या बाबा साहब के सिद्धांतों से सरकार को कोई तकलीफ़ है, या उस स्थान से तकलीफ़ है जिस स्थान पर अंबेडकर महासभा स्थित है और वहाँ पर अंबेडकर महासभा का बोर्ड लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर उस स्थल पर लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो ये भारतवर्ष के समस्त अंबेडकरवादियों के लिए एक स्थल है, उनका आदर्श है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि इस स्थल को ना हटाया जाए। अगर कुछ उसमें संशोधन करना है तो उस स्थान पर एक भव्य बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें बाबा साहब के अस्थि कलश को रखा जाए, जिसमें लोग आसानी से उस स्थान पर पहुंच सकें और बाबा साहब के इतिहास को मिटाया ना जा सके। तो ये बहुत ही अहम जानकारी जो है आपको जानने को मिली। एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश की जनता सच्चे इतिहास से भटक रही थी, जिसको हमने आज आपके बीच में लाने का पूरा प्रयास किया और कोशिश हमने ये की सारे इस पूरे वीडियो में कि संक्षिप्त में बात हो सके, लेकिन फिर भी खींच खिंचा करके यह पूरा कार्यक्रम करीब 20 मिनट से ऊपर ही हो चुका है। फिलहाल आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए इतना ही। आगे की पूरी डिटेल, पूरा इतिहास हम लाने की कोशिश करेंगे दूसरे खंड में। फिलहाल आज की पूरे कार्यक्रम पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।